खेड़ा लाठर की इकोनॉमिक्स क्लास में मैं नरेश मलिक आपका स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बाजार से ही संबंधित है, जिसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है और ये बाजार क्या है, उसकी परिभाषाएं हम देखते हैं। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनो माने सिंगल है और पोली का मतलब हमने एकाधिकार के अंदर पढ़ा था नियंत्रण। तो एक आदमी का पूरा नियंत्रण है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन उसको साथ में दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो इस बाजार के अंतर्गत जो है एकाधिकार की विशेषताएं और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं दोनों को मिलाकर ये बाजार बना है। तो एक व्यक्ति का अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो अधिकार है, साथ में उसे दूसरे से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तो ये एक वास्तविक बाजार है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं। बाजार के अंतर्गत ये इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसकी हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या हैं? अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता, विक्रेता और क्रेता जो हैं काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। असमरूप वस्तुएं पाई जाती हैं जो रंग, रूप, आकार, प्रकार या यूं कहें डिजाइन में दूसरे से भिन्न पाई जाती हैं। लेकिन प्रयोग में जैसे टीवी है तो टीवी एलजी का लें, सोनी का लें, सैमसंग का लें, बीपीएल का लें, अनेक प्रकार के आपको ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारी प्रतियोगिता का। इस बाजार के अंदर विक्रय लागत पाई जाती है। सेल्स को प्रमोट करने का खर्चा इसमें काफी मात्रा में होता है। फर्मों के आने जाने की स्वतंत्रता होती है। कोई फर्म बाजार में आए, कोई फर्म छोड़ के जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ और जा सकती है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सोप इंडस्ट्री, साबुन के इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लक्स है, मेडिमिक्स है, सिंथोल है, मार्गो है, इस तरीके से लिरिल है। तो अनेकों साबुन के आपको ब्रांड्स नजर आएंगे जो लक्स के नाम से, मेडिमिक्स के नाम से, सिंथोल के नाम से, मार्गो के नाम से। काम सब यही एक ही काम करते हैं कि नहाने धोने के काम आता है, लेकिन फिर भी आपकी नजरों में देखा जाएगा कि लक्स अलग है, मेडिमिक्स अलग है। कोई हरे रंग का हो गया, कोई लाइट पिंक हो गया, कोई रेड कलर का हो गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर असमरूपता पाई जाती है। ऐसे ही पंखा की जो इंडस्ट्री है, पंखे बनाने वाली, उसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स ले सकते हैं, बजाज है, उषा है, ओरिएंट है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा आप भेद जरूर कर पाएंगे कि बजाज के पंखे की स्पीड ज्यादा है या उषा वाले की ज्यादा है, डिजाइनिंग अलग है, पंख अलग मिलेंगी, पावर अलग मिलेगी। इस तरीके से आप जो है असमरूपता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसा बाजार हो गया जो वास्तव में मार्केट के अंदर पाया जाता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता आपने देखा था वो एक काल्पनिक रूप आज के टाइम पे लिए हुए है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा हमें नहीं मिलते हैं। और जो एकाधिकार है उसके गिने चुने ही एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो रहा ये बाजार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये ही वास्तविक बाजार आज के टाइम पे उपलब्ध है। तो आपने देखा कि एक ऐसा बाजार जिसके अंदर बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, असमरूप वस्तु बेची जाती है और इसके अंदर विक्रय लागतें काफी मात्रा में होती हैं। तो ये इसकी परिभाषा थी। अब हम विशेषताओं को देखते हैं जो डिटेल के साथ हमने पढ़नी है। पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता। बायर्स जो हैं खरीदने वाले यानी क्रेता, और सेलर्स जो हैं वो हैं विक्रेता। वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उतने नहीं होते, उतने अधिक नहीं हैं जितने की पूर्ण प्रतियोगिता में होते थे। वस्तु की कीमत जो है फर्म का सीमांत व थोड़ा प्रभाव माना जाता है कीमत निर्धारण के ऊपर। वस्तु की कीमत जो है फर्म वो है थोड़े रूप में प्रभावित कर पाती है, क्योंकि अपनी जब भी वो किसी वस्तु का कीमत निर्धारण करेगी तो वो अपनी प्रतिद्वंदी फर्म को जरूर देखेगी कि वो किस कीमत पर बेच रही है। सपोज करो लक्स जो साबुन है उसको कीमत तय करनी है, तो वो देखेगा कि डव जो है वो मार्केट में किस रेट पे बिकता है, तो उसके आसपास उसकी क्वालिटीज वगैरह देखकर अपनी कीमत को वो प्रभावित करती है।
अगली विशेषता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद। ये उपभोक्ता की नजरों के अंदर इस तरीके से डाला जाता है कि आपको वस्तु जो है निकट रूप से एक समान या प्रतिस्थापन के रूप में आप उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे आप लक्स नहीं मिलता तो आप डव ले सकते हैं, नहीं तो आप लिरिल ले सकते हैं, ठीक है, ओएसिस ले सकती हैं, सिंथोल ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप निकट रूप से एक समान वस्तु होने की वजह से आप उसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रंग, रूप, आकार, प्रकार, प्रयोग या डिजाइनिंग में आप भेद कर पाएंगे कि सिंथोल जो है वो लिरिल से किस तरीके से भिन्न है। उसमें खुशबू अलग हो सकती है, उसकी बनावट अलग हो सकती है, उसकी पैकिंग अलग हो सकती है। उपभोक्ता के मन पर इस प्रकार की छाप है कि यह लगती है कि वस्तु दूसरे विक्रेताओं से जो है वो भिन्न हो जाती है। उपभोक्ता के मन पर इस प्रकार की छाप ये है कि दूसरे विक्रेताओं से वो वस्तु भिन्न लगती है। तभी आप जो है, मान लो कि लक्स के विक्रेता हैं, तो आप दूसरों से उसको किस तरीके से बेहतर है उस तरीके से आप बनाकर उसे बेच सकते हैं। अगली विशेषता है इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। ये एडवर्ड चैम्बरलिन ने दी थी कि विक्रय लागतें जो है बिक्री बढ़ाने के लिए जो लागतें होती हैं उन्हें हम विक्रय लागतें होती कहते हैं। आपने पढ़ा होगा उत्पादन लागतें। उत्पादन लागतें ये वो लागतें थी जो वस्तु को बनाने में जो खर्च हुआ। अब विक्रय लागतें वस्तु बन चुकी है, उस बनी बनाई वस्तु को बेचने में मदद करने का काम करती हैं। उत्पादन लागतें जो हैं, जो ग्राहक है या क्रेता है उस तक वस्तु किस तरह से पहुंचाई जाए या उसके यूं कहें कि उसके प्रयोग की किस तरीके से बनाई जाए उसको ध्यान में रखकर उत्पादन लागतें की जाती हैं। जबकि विक्रय लागतें इस प्रकार की जाती हैं कि जो ग्राहक है वो वस्तु तक किस तरह से वो दौड़ा आए या खींचा चला आए। विक्रय खर्चे इसलिए किए जाते हैं ताकि वस्तु विभेद किया जाए। आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग के अंदर, कभी आप देखेंगे, आप टीवी में देखेंगे कि सोनी के टीवी की जो है वो पिक्चर क्वालिटी बढ़िया है, या साउंड सिस्टम में आप देखेंगे ओनिडा बढ़िया है, या इस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करते हुए कंपनीज अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर करने की कोशिश में लगी रहती हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है या सेलिंग कॉस्ट है वो किस तरीके से है, सेल्स प्रमोशन गिमिक्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको उल्लू बनाने के बहुत सारे तरीके यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे एक के साथ फ्री है, 1 साल की गारंटी है, या घर पे आके हम इसे ठीक कर देंगे, ये चीजें हैं। पैकेजिंग, आपका जो पैकेट है जिसमें सामान आएगा वो दूसरों से अलग तरीके से पैक किया जाएगा, तो पैकिंग बढ़िया करके आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग का सहारा ले सकते हैं कि आपकी इस तरीके से प्रमोशन की जाए ताकि आप टीवी या मीडिया के अन्य माध्यमों के माध्यम से, या यूं कहें रेडियो के माध्यम से, या अखबार में पैम्फलेट्स वगैरह के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजिंग है। कुछ बातें और हो सकती हैं इसके अंदर सेलिंग कॉस्ट में। सेलिंग कॉस्ट रचनात्मक हो सकता है। इसमें आप वस्तु की जानकारी दे सकते हैं जो दूसरे जानकारी दे रहे। आपकी वस्तु किस तरह की है आपकी फर्म की, और वो आपकी सेहत के लिए किस तरह से अच्छी है, या आपके प्रयोग में किस तरीके से वो आने वाली है, ये एक उपयोगी जानकारी आप दे सकते हैं। जुझारू भी होता है विक्रय लागत कि ग्राहकों को अपनी ओर किस तरीके से खींचा जाए। ये खींचने का काम सेलिंग कॉस्ट के माध्यम से होता है। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विक्रय लागतें होती हैं, और प्रत्येक प्रतियोगी फर्म अपनी दूसरी फर्म से इस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती है कि उसका ही सारा सामान बाजार में अपने प्रतियोगी की तुलना में ज्यादा बिक सके। जैसे आपने देखा होगा, कभी एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन के माध्यम से आती है, तो कभी किसी और स्पोर्ट्समैन के माध्यम से आ जाएगी, या फिर अक्षय कुमार के माध्यम से आ जाएगी। तो इस तरीके से वो अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है दूसरों से बेहतर करने की कोशिश में रहते हैं। नेक्स्ट इसकी फीचर है प्रवेश होने व छोड़ने की स्वतंत्रता। फर्में आसानी से आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन यहाँ दो आप देखेंगे अवधियां हैं, एक अल्पकाल है और एक दीर्घकाल है। 2 समय अवधियां होती हैं। अल्पकाल में फर्म असामान्य लाभ कमा सकती है, फर्म असामान्य लाभ कम भी कर सकती है, फर्म हानि भी उठा सकती है। अर्थात फर्म जो है AR = AC की सिचुएशन में भी हो सकती है,
फर्म AR ज्यादा हो जाए AC से, उसकी सिचुएशन भी हो सकती है। फर्म का AR AC से कम हो जाए। ये तीनों ही अवस्थाएं यानी सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, ये तीनों फर्में उठा सकती है। दीर्घकाल में फर्म क्या करेगी, केवल सामान्य लाभ ही कमाएगी, अर्थात AR = AC ही रहेगा। ये सामान्य लाभ है। वो क्यों रहेगा? क्योंकि अगर लॉस हो रहे हैं तो कुछ फर्में जिनको लॉस हो रहा है वो उद्योग में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी, वो फर्म को वो उद्योग को छोड़ देंगी। और जिन फर्मों को असामान्य लाभ हो रहा है उनको देखकर नई फर्में बाजार में एंट्री करेंगी, जिससे सभी के लाभ जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और सामान्य लाभ में बदल जाएंगे। फर्म के संतुलन की स्थिति वही है जो पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकार में आपने देखी थी कि MR = MC होता है और MC MR को नीचे से काटे, MC cuts MR from below। तो MC MR को नीचे से काटे, ये संतुलन की शर्त होती है। इसके अंदर मांग वक्र किस तरह का होता है? अगली विशेषता, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार होता है, ED > 1 होती है, अर्थात थोड़ी सी भी अगर आप कीमत कम करोगे तो आपके पास ज्यादा मात्रा में ग्राहक मांग करने के लिए आएंगे। यानी कि P1 आपने कीमत कम की और Q1 मात्रा आपकी जो है कीमत की तुलना में ज्यादा बढ़ गई, तो मांग जो है वो अधिक लोचदार हो जाती है। और उसका एक रीजन क्या है कि निकट स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं। आपकी वस्तु दूसरे की तुलना में सस्ती हो जाएगी तो उपभोक्ताओं को आपकी वस्तु जो है निकट स्थानापन्न लगेगी, इसलिए आपके पास वो ज्यादा आएंगे। तो यही रीजन है कि मांग वक्र जो है ऋणात्मक होता है, अर्थात कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। फिर है संतुलन। अल्पकाल के अंदर फर्म का संतुलन देखें तो ये जो MC जा रही है वो E बिंदु पर MR को काट रही है। यहां से अगर आप देखें कि एक लंब गिराएं तो मात्रा आपकी ये Q निकल के आती है। Q आपकी संतुलन की मात्रा हो जाएगी फर्म की और E जो है ये संतुलन है। कीमत कहाँ तय होगी? कीमत तय होती है AR से। इसी को ऊपर लेके जाएं और सीधा AR पे टकरा दें तो ये एक N पॉइंट हम बनाते हैं। तो N से लेकर Q तक कीमत हो गई, या यूं कहें इसके सामने X के पैरेलल लेके जाएं तो ये जो P हमारा नजर आता है ये हमारी कीमत तय हो गई, या यूं कहें O से लेकर P तक कीमत तय हो गई। OP = NQ। अब ये कीमत तय हो गई। फर्म को यहाँ पर असामान्य लाभ प्राप्त अगर होता है तो वो कैसे होगा? वो AC के माध्यम से होगा। आपको पता है कि MC जो है वो AC के न्यूनतम में से जाता है, तो MC ऐसे बढ़ते हुए जाएगा और AC के न्यूनतम में से ये निकल जाएगा, ऐसे निकल गया। ठीक है, आपको देखना है कि जो आपका संतुलन जो है फर्म का वो Q जो है वो संतुलित उत्पादन है। इसी Q के सिर के ऊपर आप देखेंगे तो AC कितना है, वो AC यहाँ नजर आएगा आपको। मान लो कि ये L पॉइंट है, तो L से अगर आप देखें तो L से लेकर Q तक AC है, या यूं कहें P1 तक है। तो N से लेकर L तक ये फर्म का जो हो गया AC कम हो गया, AR ज्यादा हो गया। तो इस पोर्शन में जो है आपको नजर आता है ये इतना पोर्शन AR ज्यादा है AC से, तो ये फर्म को असामान्य लाभ हो रहे हैं और कुल असामान्य लाभ फर्म के ये शेडेड पोर्शन बन जाता है। ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा और ये जो शेडेड पोर्शन है ये फर्म का असामान्य लाभ होगा। ये रेड पोर्शन है, ये असामान्य लाभ है। ये फर्म का असामान्य लाभ, ये औसत असामान्य लाभ था। और कुल के लिए आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को पूरा ऐसे बना देंगे, क्योंकि ये जो औसत था N से लेकर मान लो कि L तक है, तो NL को OQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक पूरा बॉक्स नजर आएगा। ये फर्म का असामान्य लाभ है। यदि फर्म को हानि हो रही है तो वो कैसे होगी? वही तरीका है, E बिंदु पर संतुलन हुआ, यहां से मात्रा हमारी Q निर्धारित हो गई संतुलन की, इसी को ऊपर लेके गए, ये N हमारी कीमत हो गई, या यूं कहें P कीमत हो गई। ये
AC ऊपर है, ये थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, हम इसको ऐसे लेके आएंगे, MC के ऊपर न्यूनतम होगा और ये AC इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये नहीं लेना आपने पोर्शन, ये गलत है, ठीक है। ये थोड़ा कंप्यूटर में इसको हम ठीक कर देते हैं। ये MC गया, MC MR को यहाँ नीचे से काट रहा है E बिंदु पर, फिर ये ऊपर गया, AC के न्यूनतम में से निकला। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है E बिंदु, यहाँ से हमारे लिए जो मात्रा आई है वो क्या आ गई है, जो संतुलन की मात्रा है, N हमारी कीमत तय हो गई। अब इस उत्पादन की मात्रा पर हम देखते हैं औसत लागत कितनी, ये औसत लागत इतनी ज्यादा है, यानी L से लेकर N तक ये औसत लागत ज्यादा है। तो कुल औसत लागत अगर हम देखें कि कितनी ज्यादा बन रही है, जो हानि को डिफाइन करेगी, वो आपका ये पूरा शेडेड पोर्शन, ये फर्म की हानि नजर आएगी, ठीक है। ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि इस पूरे पोर्शन में आपने देखा होगा कि ये जो इतना पोर्शन है इसमें AC जो है वो AR से ज्यादा है, इतना पोर्शन, और ये सारा का सारा जो है वो हानि को डिफाइन कर रहा है, ये हानि है। दीर्घकाल में, अच्छा इसी के अंदर अगर आप देखें तो हम ये हानि, यहीं पे अगर ABC भी ऐसे ही बना दी जाए, ऐसे यहां टच करते हुए ABC का मिनिमम अगर MC के ऊपर आ गया और फिर ABC बढ़ गई, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां पर AR इज इक्वल टू ABC यदि कर दिया जाए तो ये जो पॉइंट हमारा है इसे हम कहेंगे उत्पादन बंद बिंदु। फर्म यहां अपने आप को क्लोज कर देगी। अगर इससे ज्यादा अगर हानि होती है, ABC यहां मिल रही है तो फर्म चल रही है, इतना लॉस उठा रही है, यदि कीमत इससे नीचे आ जाएगी तो फर्म को ABC की भी हानि होगी और फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। तो इसी को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट, ये शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट दीर्घकाल के अंदर जो MC थी उसके आगे हम LR यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बोल देंगे, और इसे AC को हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोल देंगे, या LMC या LAC भी कह सकते हैं, या LRMC यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये है। वही तरीका है, MC MR को नीचे से काट रही है, ये संतुलन हो गया, E बिंदु ये मेंशन हुआ है यहाँ पर, यहीं से मात्रा हमारी क्यों निकल के आ गई, इसी को ऊपर लेके जाएं तो ये N हमारी कीमत आ गई, ठीक है, या यूं कहें O से लेकर P तक कीमत आ गई। यहीं पर अगर AC इस तरीके से आते आते इस पर यहाँ टच करती है और ये फिर MC के बढ़ते हुए भाग पर न्यूनतम होती है और फिर ये बढ़ जाती है इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है N पॉइंट, यहाँ पर आपका AR इज इक्वल टू AC हो जाता है, अर्थात जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होने की वजह से इसे हम कहेंगे सामान्य लाभ। AR इज इक्वल टू AC, और AC जो है दीर्घकाल में है, तो ये हमारा सामान्य लाभ का डायग्राम बनता है। तो आज का ये जो अपना लेक्चर था वो था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता शब्द है तो एक से अधिक में होगा, तो अनेक बेचने वाले हो गए, और एक फर्म जो है अपना अपना प्रोडक्ट के ऊपर तो उसका एकाधिकार है, लेकिन साथ में दूसरे के साथ उसे प्रतियोगिता करनी पड़ रही है, क्योंकि रंग रूप आकार प्रकार प्रयोग और डिजाइन में दूसरी फर्में उसके साथ प्रतियोगिता कर रही हैं। तो बच्चों इन डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है।